नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट नंबर 9 आज है। इससे पहले मैंने 8 टेस्ट को करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के ऐसे एग्ज़ाम जिसमें जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑल एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की पहली प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन एक जैन आचार्य नहीं थे? ये पहला प्रश्न जैन आचार्य से पूछा गया है। ऑप्शन है हरिविजय, पुष्पदंत, यशोभद्र, असंग या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर दोस्तों आप लोग को उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे आप उत्तर टाइप कीजिएगा आपको वो प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंग। याद रखिएगा दोस्तों, जैन आचार्य के बारे में पूछा गया था। तो हरिविजय सूरी, पुष्पदंत और यशोभद्र ये तीनों के तीनों जैन आचार्य थे और असंग नहीं थे। आइए असंग जी के बारे में जान लेते हैं। ये एक बौद्ध दार्शनिक और योगकारा विद्यालय के संस्थापक थे। उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। असंग और वसुबंधु, याद रखिएगा, वसुबंधु और असंग दोनों सौतेले भाई थे और वे पाकिस्तान के पेशावर के रहने वाले थे। वे योगाचार और अभिधम शिक्षाओं के समर्थक भी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आप लोग के लिए, आप लोग ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में बड़े पैमाने पर सीसा का सिक्का जारी किया? दोस्तों, सीसा का सिक्का के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सबसे बड़े पैमाने पर किसने जारी किया। ऑप्शन है सातवाहन, कुषाण, वाकाटक, चालुक्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहनों ने भारत में सबसे बड़े पैमाने पर सीसा का सिक्का जारी किया था। आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। तो दक्कन और मध्य भारत में सातवाहन मौर्य उत्तराधिकारी बने और सातवाहनों को पुराणों के आंध्र के समान माना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, पुराणों के आंध्र के समान सातवाहनों को माना जाता है। सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश का दावा किया था और वैदिक अनुष्ठान किए और कृष्ण, वासुदेव जैसे देवताओं की पूजा भी किए थे। ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। होलकर राजवंश की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यशवंतराव होलकर, मल्हार राव, अहिल्याबाई, शिवाजी राव या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये थे आपके 4 ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा 5 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, मल्हार राव होलकर के द्वारा होलकर राजवंश की स्थापना किया गया था। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। मल्हार राव होलकर अपनी क्षमता से किसानों की उत्पत्ति से उठे और होलकर राजवंश की स्थापना कर दी। होलकर वंश के शासक धनगर मूल के साथ भारत के इंदौर के मराठा शासक थे। होलकर पेशवा बाजीराव प्रथम के अधीन सेनापति थे, जिन्होंने बाद में अपना राजवंश स्थापित किया था। मल्हार राव होलकर ने अपनी वंश का पता लगाने से पहले मालवा क्षेत्र ने मराठा सेनाओं का नेतृत्व किया था। ये आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि मल्हार राव होलकर ने ही होलकर राजवंश की स्थापना किया था। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ और बिलासपुर कटनी का पठारी क्षेत्र भारत में निम्नलिखित में से किसके भंडार हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपको ज्योग्राफी से पूछा गया है। बक्साइट, तांबा, लौह अयस्क, टीना और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्साइट। तो अमरकंटक पठार, मैकाल की पहाड़ियाँ और बिलासपुर कटनी का पठारी क्षेत्र जो है भारत में पड़ता है। इसमें बक्साइट का सबसे अधिक भंडारण पाया गया है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। मालवा का पठार किसके बीच स्थित है? मालवा का जो पठार है वो किसके बीच स्थित है? अरावली और विंध्य पर्वतमाला, अमरकंटक और मैकाल रेंज, ब्रह्मगिरी और महेंद्रगिरी रेंज। मैकाल रेंज, विंध्य पर्वतमाला, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों पीसीएस के, जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में मालवा का पठार पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात किया गया। अगर आप लोग पढ़े भी होंगे, क्योंकि बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में डिटेल्स में जानकारी लिए होंगे। आइए देख लेते हैं कितना जानकारी है। इसमें 10 सदस्य होते हैं। इसकी शक्ति प्रकृति में केवल सिफारिशी होती है। मुंबई इसके मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान न्यायाधीश होना चाहिए
और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसकी प्रकृति में केवल सिफारिशी होते, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सत्य है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन इसका 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था और क्षेत्राधिकार की बात करें तो भारत सरकार, मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रथम कार्यकारी रंगनाथ मिश्रा जी थे और वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। ये आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद भी होगी जिसके प्रमुख खुद प्रधानमंत्री होंगे? तो आप लोग को अनुच्छेद बताना है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है कि प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी और जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होंगे। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 21 का 1, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 74 का 1। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग को अगर उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दोस्तों दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 का 1। याद रखिएगा, ये अनुच्छेद बताता है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा और उसके साथ प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद भी होगी और जिसके प्रमुख खुद प्रधानमंत्री बनेंगे। ये अनुच्छेद 74 का 1 कहता है। आप लोग याद रखिएगा। अब आइए डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 74 का 1 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद होगी और जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री ही होंगे। अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद से संबंधित है। और अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया और यह प्राथमिक शिक्षा का अधिकार भी है। आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। विद्युत घंटियों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस से प्रश्न है दोस्तों। लौह चुंबक, अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, दंड चुंबक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग को उत्तर पता रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक विद्युत घंटियों में चुंबक का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में। विद्युत चुंबक एक प्रकार का चुंबक होता है जिसमें विद्युत प्रवाह द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबक में आम तौर पर एक कॉइल में तार होते हैं। परिनालिका के अंदर एक नरम लोहे की छड़ रखकर विद्युत चुंबक को चुंबकत्व को बढ़ाया जाता है और विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटियों, लाउड स्पीकरों और टेलीफोन डायफ्राम में किया जाता है। ये आप लोग यूज़ भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न बनता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में उपयोग की जाने वाली घटना कौन सी है? दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा के संचरण में ऑप्टिकल फाइबर में उपयोग की जाने वाली घटना का नाम बताना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर मेरा पिछला जो मैंने बीपीएससी का पेपर कराया था साइंस में जो प्रश्न पूछे गए थे वो अगर आप देखे होंगे तो इसका उत्तर जरूर आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यह केवल तब होगा जब निम्नलिखित 2 स्थितियां पूरी होती हैं। पहला, प्रकाश अधिक सघन माध्यम में से कम सघन माध्यम के पास जाता हो और दूसरा है आपतन कोण क्रांतिक कोण के से अधिक होता है, तब ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ये 2 नियम भी आपको याद रखने हैं। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। किस अंग्रेज व्यक्ति ने खरोष्टी लिपि का गुणवाचन किया था? तो खरोष्टी लिपि का गुणवाचन किस अंग्रेज ने किया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, आर्थर जॉन, REM व्हीलर। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। याद रखिएगा, इन्होंने अंग्रेज थे और ये खरोष्टी लिपि का गुणवाचन किए थे। जेम्स प्रिंसेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का गुणवाचन किया था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी में लिखे अशोक के शिलालेख, जिसे देवनाम प्रियदर्शनी नामक एक राजा के पास भेजा गया था और गुणवाचन किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं आज का टेस्ट प्रश्न। ये मैंने पिछले टेस्ट में प्रश्न पूछा था कि रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किससे अलग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अब आइए देखते हैं आज के प्रश्न को।
वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? यह ऑप्शन है, आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।